नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा आप सभी का 27 नक्षत्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे समय की इकाइयों पर जो हम ज्योतिष में प्रयोग करते आए हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि पक्ष क्या होता है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, अमावस्या और पूर्णिमा। वास्तव में क्या होता है जब अमावस्या और पूर्णिमा होता है? अमावस्या और पूर्णिमा होती है यह तो आप सभी को पता होगा, लेकिन क्या होता है आखिर जब अमावस्या या पूर्णिमा घटित होती है? हम देखेंगे तिथियों के निर्माण के बारे में। हम जानते हैं कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया इस प्रकार से तिथियां हैं, लेकिन आखिर ये तिथियां बनती कैसे हैं? हम देखेंगे चंद्रमाह, चंद्रवर्ष, सौर वर्ष के बारे में। हम देखेंगे राशियों के बारे में। साथ ही साथ यह भी जानने का प्रयत्न करेंगे कि किसी माह में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो हम कैसे जान सकते हैं कि जन्म पत्रिका में सूर्य की स्थिति लगभग क्या होगी। तो इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। शुरू से अंत तक बने रहिए, कुछ ना कुछ आपको नया अवश्य मिलने वाला है। तो आइए आगे चलते हैं। नमस्कार, आज हम बात करेंगे काल निर्णय की। प्राचीन काल से ही समय को व्यक्त करने के लिए, समय को निरूपित करने के लिए कोई ना कोई इकाई प्रयोग में ली जाती रही है। जैसे कि वर्तमान में हम समय को बताने के लिए घंटा, मिनट और सेकंड्स का प्रयोग करते हैं। पहले इससे भी सूक्ष्म समय को प्रयोग किया जाता रहा है। उनमें से कुछ की चर्चा हम यहाँ पर अभी करने वाले हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनि हमारे इतने अधिक विद्वान होते थे कि समय के सूक्ष्मतम इकाई को भी उन्होंने प्रयोग में लिया है। जैसे कि 3 लव, लव भी समय की एक इकाई है। 3 लव यह एक निमेष के बराबर होता था। इसी प्रकार 3 निमेष यह एक क्षण कहलाता था। 5 क्षण से मिलकर एक काष्ठा का निर्माण होता है। 5 क्षण एक काष्ठा को कहते हैं और 15 काष्ठा इनको एक लघु कहते हैं। 15 लघु इनसे मिलकर एक घड़ी का निर्माण होता है। 2 घड़ी बराबर होता है एक मुहूर्त के, और 60 घड़ी बराबर होता है एक अहोरात्र के। अहोरात्र का तात्पर्य है एक दिन और रात मिलाकर अहोरात्र। तो 60 घड़ी एक अहोरात्र या एक दिन और रात के बराबर होता है। इसी प्रकार 7 दिन ये मिलाकर एक सप्ताह बनता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने घड़ी शब्द का इस्तेमाल किया है। 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। एक घड़ी वह वर्तमान के 24 मिनट के बराबर होती है। अर्थात 2 घड़ी की बात यहाँ पर कर रहे हैं हम, तो ये हुआ 48 मिनट।
48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। तो यहाँ पर देखिए 60 घड़ी एक अहोरात्र के बराबर होती है। एक अहोरात्र मतलब एक दिन और रात, मतलब 24 घंटे। तो 24 घंटे में 60 घड़ी होता है। तो यह कुछ यहाँ पर प्राचीन काल से इस्तेमाल की जा रही समय की इकाइयाँ हैं, जो बहुत ही सूक्ष्मतम हैं। और भी इकाइयाँ हैं, लेकिन उनकी चर्चा हम यहाँ पर नहीं करेंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं, वर्तमान में सप्ताह होता है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं और हर दिन का नाम किसी न किसी ग्रह पे है। जैसे रविवार तो रवि के नाम पे है, सूर्य के नाम पे। इसी प्रकार सोमवार, सोम अर्थात चंद्र, फिर मंगलवार मंगल ग्रह के नाम से, बुधवार बुध ग्रह के नाम से। इस प्रकार सभी ग्रहों के, 7 ग्रहों के नाम से 7 दिन हैं और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं या 7 अहोरात्र होते हैं। देखिए, कोई भी दिन शुरू होता है, उदाहरण के लिए मंगलवार, तो मंगलवार को सुबह सूर्योदय के बाद जो पहला होरा होता है, यहाँ पर नया शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, होरा। तो किसी भी दिन सूर्योदय के बाद का जो 1 घंटा होता है वह होरा कहलाता है। देखिए, होरा का मतलब होता है घंटा, या फिर आज के परिप्रेक्ष्य में इंग्लिश में समझिए तो जिसको हम बोलते हैं आवर या आर, जैसे 1 आवर 2 आवर इस तरह से हम बोलते हैं। तो होरा का तात्पर्य है आर या आवर या फिर घंटा। तो किसी भी दिन 24 होरा होते हैं, कोई भी दिन ले लीजिए सप्ताह का, उसमें 24 होरा होते हैं। और जो प्रथम होरा होता है किसी दिन का, वह सूर्योदय के पश्चात का पहला घंटा होता है। जैसे अगर मंगलवार की बात करें तो मंगलवार को सुबह सूर्योदय के पश्चात का जो 1 घंटा होगा वह मंगल का होरा होगा, मंगल का होरा। इसके बाद दूसरे ग्रह का होरा होगा। वह क्रम की चर्चा हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ सूर्योदय के बाद कौन सा होरा होगा इसकी चर्चा कर रहे हैं। और जिस भी सूर्योदय के पश्चात जिसका भी होरा होगा वह उस दिन का स्वामी होता है। अब बुधवार को सुबह सूर्योदय के बाद 1 घंटे बुध का होरा होगा और बुध उस दिन का स्वामी होगा। रविवार को सूर्योदय के पश्चात 1 घंटा सूर्य का होरा होगा और सूर्य उस दिन के स्वामी होंगे। आइए हम आगे चलते हैं और यहाँ पर बात करेंगे अब हम पक्ष की। हम जानते हैं कि 2 पक्ष होते हैं, एक होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। और एक शब्द है अमावस्या, अमावस्या, अमावस्या या अमावस, और एक है पूर्णिमा। तो इन पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि अमावस्या के दिन पूरी रात होती है, चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार से पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन फुल मून होता है, चंद्रमा पूरी तरह से दिखाई देता है, अपने पूर्ण रूप में होता है। अब देखिए, आखिर ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या होते हैं। देखिए, शुक्ल पक्ष वह है जो अमावस्या, जिस दिन भी अमावस्या है उसके बाद प्रथमा द्वितीय तृतीया जो शुरू होती है वह शुक्ल पक्ष है। अमावस्या के बाद के जो 15 दिन हैं
प्रथमा द्वितीया से लेकर पूर्णिमा तक वह शुक्ल पक्ष में है जिसमें चंद्रमा बढ़ते हुए क्रम में दिखाई देता है, छोटा से बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। कृष्ण पक्ष में पूर्णिमा के बाद प्रथमा से लेकर अमावस्या तक चंद्रमा छोटा होता हुआ दिखाई देता है, वह कृष्ण पक्ष कहलाता है। इस प्रकार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो होते हैं। अब देखिए, तिथि के निर्णय की बात कर लेते हैं। तिथि के निर्णय की बात कर लेते हैं और उसी में हम समझ लेंगे कि किस प्रकार से अमावस्या घटित होती है और किस प्रकार से पूर्णिमा होती है और किस प्रकार से तिथियों का निर्माण होता है, वह हम अब देखने वाले हैं। तो देखिए, सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, मतलब सूर्य और चंद्रमा की एक दूसरे से दूरी यह तिथि का निर्माण करती है। सूर्य और चंद्रमा, इनकी आपस में जो सापेक्ष दूरी है वही तिथि का निर्माण करती है। और उसी से हम अभी देखेंगे कि पूर्णिमा और अमावस्या कैसे होते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। अब इस परिक्रमा करने में कभी कभी पृथ्वी से देखने पर सूर्य और चंद्रमा एक ही अंश में दिखाई देते हैं। यहाँ पर हम एक ग्राफ बना लेते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर पृथ्वी है, यहाँ पर, और अभी मैंने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो यहाँ पर चंद्रमा है और यहाँ पर सूर्य है। यह एक स्थिति हुई कि पृथ्वी से हम देख रहे हैं और चंद्रमा और सूर्य दोनों एक ही अंश पर हैं, किसी भी एक अंश पे हैं। तो जब पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा और सूर्य एक ही अंश पर होते हैं तो यह अमावस्या होती है, अमावस्या। अब एक दूसरी स्थिति होती है जब पृथ्वी से देखने पर सूर्य और चंद्र, पृथ्वी से देखने पर सूर्य और चंद्र एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, अर्थात 180 अंश पर होते हैं। तो यह स्थिति पूर्णिमा कहलाती है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि अमावस्या और पूर्णिमा, इसका वर्णन हम यहाँ पर अंशों के हिसाब से कर रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा के बीच जो अंश हैं, जब वे शून्य अंश पर हैं तो अमावस्या हो रही है, जब वे 180 अंश पर हैं तो वहाँ पर पूर्णिमा हो रही है। तो सूर्य और चंद्र की जो सापेक्षिक दूरी है उसी के अनुसार पूर्णिमा या अमावस्या होती है। अब हम बात करेंगे तिथि की। तिथि कैसे घटित हो रही है। वैसे पूर्णिमा और अमावस्या भी तिथि ही है। पूर्णिमा को 15 से लिखते हैं और अमावस्या को 30 से। अब यहाँ पर देखिए, जब चंद्रमा और सूर्य एक ही अंश पर हैं उस समय अमावस्या है। उसके बाद सूर्य धीरे चलता है और चंद्रमा तेज चलता है। सूर्य एक राशि में 1 महीने तक रहता है, चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन तक रहता है। तो जब दोनों चंद्रमा और सूर्य अमावस्या के दिन एक ही अंश पर हैं, उसके बाद यहाँ से ये बढ़ते हैं, मतलब चंद्रमा आगे निकल जाता है क्योंकि चंद्रमा फास्ट चल रहा है। तो क्या होगा, जब चंद्रमा सूर्य से 0 डिग्री से लेकर 12 डिग्री तक जाता है तो वह प्रथमा तिथि कहलाती है, प्रथमा। इसी प्रकार जब चंद्रमा और आगे बढ़ जाता है, यानी कि 12 डिग्री से लेकर
24 डिग्री तक, तब 12 डिग्री से 24 डिग्री का जो समय होता है जब सूर्य से चंद्रमा की दूरी होती है 12 डिग्री से 24 डिग्री, उस समय द्वितीया तिथि होती है। इसी क्रम से आप जाइए तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में 180 अंश का अंतर आएगा, तब 15 तिथि, शुक्ल पक्ष की 15 तिथि या पूर्णिमा होगी। अब हम बात करते हैं, देखिए यहां पर तिथियों का निर्माण तो मैंने बता दिया कि 0 से 12 अंश, 0 से 12 अंश प्रथमा, 12 से 24 द्वितीया, 24 से 36 तृतीया, 36 से 48 चतुर्थी, इस प्रकार से आप पूर्णिमा तक जा सकते हैं। यह 15 दिन हो गए। अब जब पूर्णिमा होगी तो सूर्य और चंद्र के बीच की दूरी 180 अंश होगी। अब हम बात करते हैं कृष्ण पक्ष की। जब कृष्ण पक्ष आएगा तब यह जो सूर्य और चंद्र की मैक्सिमम दूरी है 180 अंश, यह घटने लगेगी, अर्थात 180 अंश से लेकर 12 इसमें से घटा दीजिए तो आएगा 168 अंश। ठीक है, तो 180 अंश से 12 अंश घटा दीजिए 168 अंश, तो 180 से 168 अंश के बीच का जो दूरी है सूर्य और चंद्र के बीच, इसमें कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि होगी। अब 168 अंश में से 12 अंश फिर घटा दीजिए तो आएगा 156 अंश, अर्थात 168 अंश से 156 अंश का जो समय होगा, 168 अंश से 156 अंश का जो समय होगा, यह द्वितीया तिथि कहलाएगा। इसी प्रकार 156 अंश से 144 अंश का जो समय होगा, यानी 12-12 हम घटाते जा रहे हैं, यह तृतीया होगा। इस प्रकार से 12 अंश से 0 अंश का जो अंतराल होगा सूर्य और चंद्र के बीच में, वह अमावस्या होगी, जिसको हम 30 से लिखते हैं। तो इस प्रकार तिथियों का निर्माण होता है। एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि जब सूर्य और चंद्र की सापेक्ष दूरियों के हिसाब से हम पूर्णिमा और अमावस्या या तिथियों का निर्माण होता है, जब दोनों सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से देखने पर 1 डिग्री पर होते हैं तो उस समय अमावस्या होती है, और उसके बाद 0 से 12 अंश चंद्रमा जब चला जाता है, क्योंकि चंद्रमा तेज चलता है, सूर्य धीरे चलते हैं, तो सूर्य से चंद्रमा की दूरी जब 12 अंश होती है, 0 से 12 अंश तो प्रथमा, 12 से 24 अंश द्वितीया, इसी प्रकार आगे बढ़िए। जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से 180 अंश पर होते हैं तो यह मैक्सिमम दूरी है सूर्य और चंद्र के बीच की, इस समय पूर्णिमा होती है। इसके बाद पुनः दूरी घटती है, यानी 180 अंश में से हम फिर से 12 अंश घटाएंगे तो 168 अंश आएगा, ये कृष्ण पक्ष की प्रथमा, फिर 12 घटाएंगे तो ये कृष्ण पक्ष की द्वितीया, इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से तिथियों और अमावस्या और पूर्णिमा का निर्माण यहाँ पर हमने करना सीखा। हमने यह देखा कि कैसे इन तिथियों का निर्माण होता है। अब आप कोई भी पंचांग उठाकर देख लें, उस पंचांग में कुछ इस तरह से लिखा होता है, आज सप्तमी 34 घड़ी 16 पल। ठीक है, कुछ इस प्रकार का वाक्य लिखा होता है पंचांग में। दैनिक पंचांग अगर देखिएगा तो जैसे लिखा है कि आज सप्तमी 34 घड़ी 16 पल। मान लीजिए कृष्ण पक्ष का पंचांग हम उठा के देख रहे हैं, किसी भी माह की कृष्ण पक्ष का, तो वहाँ लिखा है आज सप्तमी 34 घड़ी 16 पल। इसका क्या मतलब हुआ? जो भी पंचांग में घटी पल दिया होता है, किसी भी घड़ी या घटी दोनों एक ही बात है, तो जो भी घड़ी पल दिया होता है किसी भी तिथि का, वह उस तिथि का समाप्ति काल होता है। तो आज सप्तमी 34 घड़ी 16 पल, इसका तात्पर्य यह हुआ कि उस पंचांग में उस पंचांग के अनुसार उस क्षेत्र में सूर्योदय के बाद 34 घड़ी 16 पल तक
सप्तमी, कृष्ण पक्ष की सप्तमी रहेगी। अब 34 घड़ी 16 पल तक, अब बात क्या कर रहे हैं सप्तमी की। हम कैसे जानेंगे कि सप्तमी है, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, सप्तमी का मतलब कृष्ण पक्ष की सप्तमी। तो अभी मैंने आपको निकालना बताया था कि 180 अंश में से 12-12 घटाते जाएंगे कृष्ण पक्ष में, तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय इस प्रकार आपको मिलता जाएगा। तो 180 अंश से 168 अंश, ये मैंने बताया था प्रथमा मिलेगा। फिर 168 से, ये कृष्ण पक्ष की बात कर रहा हूँ, 156 अंश तक अगर आप जाएंगे तो यह द्वितीय कहलाएगा। 156 से 144 अंश, जो सूर्य और चंद्र के बीच की दूरी है, वह तृतीया है। इस क्रम में जब आप आगे बढ़ेंगे तो जो 108 अंश से लेकर 96 अंश का समय है, यह सप्तमी कहलाएगा। तो यहाँ पर अगर लिखा है कि आज सप्तमी 34 घटी 16 पल है, अर्थात उस तारीख को जब सप्तमी है उस दिन चंद्रमा और सूर्य के बीच की दूरी 96 अंश हो जाएगी 34 घड़ी 16 पल पे। सूर्योदय के बाद 34 घड़ी 16 पल जब होगा, उस समय सप्तमी तिथि 96 अंश पर पहुंच जाएगी, क्योंकि मैंने बताया था यह समाप्ति काल होता है जो दिया होता है। तो 108 अंश से 96 अंश जब चंद्रमा होता है सूर्य से, तो वह सप्तमी होती है, तो 96 अंश समाप्ति काल है। तो 34 घड़ी 16 पल पर कृष्ण पक्ष में चंद्रमा सूर्य से 96 अंश दूर होगा और वह उस तिथि का समाप्ति काल होगा, सप्तमी का समाप्ति काल होगा। आइए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं माह की, मास की, हिंदी महीनों की बात करते हैं। मास या माह, उसमें 30 तिथियां होती हैं, हम सभी जानते हैं। शुक्ल पक्ष की 15 तिथि और कृष्ण पक्ष की 15 तिथि। शुक्ल पक्ष की 15 तिथि मतलब प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, पूर्णिमा तक इस प्रकार से जाइए 15, उसके बाद कृष्ण पक्ष का फिर से प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, इस प्रकार से अमावस्या। तो 15, 15, 30, ये 30 तिथियां होती हैं जो एक मास का निर्माण करती हैं, जो कि चंद्रमास कहलाता है या चांद्रमास कहलाता है। इस प्रकार से 12 माह का एक, 12 चंद्रमास का एक चंद्र वर्ष होता है, चंद्र वर्ष होता है, या हम कह सकते हैं 12 चंद्रमास का एक वर्ष होता है। अब ये जो माह है, ये हिंदी माह किस प्रकार से इनके नाम दिए हुए हैं उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। पहले आता है चैत्र, फिर वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, भाद्र को ही भादो भी बोलते हैं। फिर आश्विन, आश्विन को क्वार भी बोलते हैं, क्वार। फिर कार्तिक, मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष को अगहन भी बोलते हैं। फिर पौष, पौष को पूस भी बोलते हैं लोकल भाषा में। माघ, फागुन। तो चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन, इस प्रकार से 12 माह होते हैं और ये सभी चंद्रमा हैं। इनको मिलाकर एक चंद्र वर्ष बनता है।
और जो चंद्रवर्ष होता है उसमें 354 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 354 डेज या 354 दिन होते हैं चंद्रवर्ष में। आगे देख लेते हैं हम सौर वर्ष क्या होता है। सूर्य और चंद्रमा दोनों के वर्षों में भेद है। मैंने बताया 354 दिन यानी 354 डेज में एक चंद्रमा पृथ्वी के 12 चक्कर लगाता है और यह चंद्रवर्ष कहलाता है। पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर लगा लेती है तो वह सौर वर्ष कहलाता है। और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन से अधिक का समय लेती है। लगभग 365 दिन, 15 घड़ी, 22 पल, 57 विपल। लेकिन मोटे तौर पर हम यहाँ पर 365 दिन लिख रहे हैं। यह पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो यह सौर वर्ष के दिन हैं। और चंद्रवर्ष के जो दिन हैं वो कितने हैं? चंद्रमा पृथ्वी के 12 चक्कर लगाता है 354 दिनों में। दोनों में अंतर कितना हुआ? 11 दिन का हुआ। ठीक है, तो ये जो 11 दिन का अंतर है यह प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसको सॉर्ट आउट करना है तो क्या करना है? एक होता है अधिक मास, जिसमें ये जो अधिक दिन आ रहे हैं इनसे एक माह तैयार होता है हर तीसरे वर्ष, जिसको अधिक मास बोलते हैं या फिर जिसको मल मास बोलते हैं या फिर इसी को पुरुषोत्तम मास भी बोलते हैं। तात्पर्य यह है कि जो सौर वर्ष है और चंद्र वर्ष है दोनों की संख्याओं में, दिनों की संख्याओं में अंतर है। 11 दिन का अंतर आता है। इन अंतरों को मिलाकर हर तीसरे वर्ष एक अधिक वर्ष मल मास या पुरुषोत्तम मास का निर्माण किया जाता है। यह हिंदू पंचांग में है। मुस्लिम ज्योतिष में यह विधि नहीं है, तो इसलिए आप देखेंगे उनके जो रोजे होते हैं वो चंद्रमास के हिसाब से होते हैं। तो यह रोजे कभी जाड़े में होते हैं तो कभी गर्मी में होते हैं, यह समस्या होती है। लेकिन हिंदी ज्योतिष में, जो हिंदू ज्योतिष है, इसमें इस समस्या का समाधान है अधिक मास के रूप में। अगर अधिक मास वाला सिस्टम ना हो तो क्या होगा? जैसे कि मैंने 12 महीने बताए, उदाहरण के तौर पर जो भाद्र है, भाद्र का महीना है या भादो है, वह कभी गर्मी में पड़ेगा, कभी बारिश में होगी और कभी तो भाद्र का महीना जाड़े में आएगा यदि अधिक मास वाला सिस्टम ना हो तब। आइए अब हम बात कर लेते हैं राशि की। वैसे आपको सबको पता है कि 12 राशियां होती हैं, तो थोड़ा सा इस पर भी हम प्रकाश डाल देते हैं। देखिए, पृथ्वी के सूर्य का जो मार्ग, अर्थात पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भ्रमण कर रही है, तो वह जो भ्रमण पथ है वह है भचक्र, उसको कहते हैं। ये पिछले अपने एक वीडियो में मैंने इसकी चर्चा की थी। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने का जो मार्ग है 360 अंश का, वह भचक्र कहलाता है। अब इस भचक्र को यदि 12 भागों में बांट दिया जाए, इस प्रकार से 12 भाग कर दिए जाएं, तो जो हर एक भाग होगा वह राशि कहलाएगा। और हम जानते हैं कि इन्हीं, ये जो मार्ग है, इसी मार्ग में हर जगह नक्षत्र हैं। इस प्रकार करके हर जगह नक्षत्र हैं। कितने नक्षत्र हैं? 27 नक्षत्र हैं। तो ये जो नक्षत्र हैं, 2.25 नक्षत्र हर एक राशि में पड़ेंगे। 2.25 नक्षत्र, या हम कह सकते हैं नक्षत्रों के 9 चरण, क्योंकि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। 2.25 नक्षत्र का मतलब हुआ 2.25 नक्षत्र या 9 चरण। तो
हमने अभी क्या बात की कि भचक्र यानी कि पृथ्वी जो सूर्य के चारों चक्कर लगाती है उस पाथ को भचक्र कहते हैं। उसको यदि हम 12 भागों में बांट दें तो हर एक भाग राशि कहलाएगा। इस प्रकार से 12 राशियां हुई जो कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन हुई। हर एक ये जो पथ है भचक्र का, इसमें 27 नक्षत्र हैं और हर राशि में 2.25 नक्षत्र होंगे। कहने का तात्पर्य ये जो 12 भाग किए गए हैं इनमें राशियों के ढेर बनाए गए हैं, क्षमा करें, इसमें नक्षत्रों के ढेर बनाए गए हैं। और जो नक्षत्रों का ढेर है, जो ढेर है या जिसको हम कहते हैं समूह है, उसको ही संस्कृत में राशि बोलते हैं। इसीलिए जो 12 भाग किए गए हैं यह राशियां कहलाईं। तो आशा करता हूं यह राशि आपको यहां पर समझ में आ गई होगी। अब देखिए इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो हमने देखा कि भचक्र से किस प्रकार से 12 राशियों का निर्माण हुआ, अर्थात 12 नक्षत्रों के समूह का निर्माण हुआ। हर एक समूह में 2.25 नक्षत्र, अर्थात हर एक राशि में 2.25 नक्षत्र, या हम कह सकते हैं हर एक राशि में 9 चरण। अब सूर्य किसी भी राशि में जाता है, सूर्य किसी भी राशि में जाता है तो उसे कहते हैं संक्रांति। सूर्य का किसी भी राशि में जाना संक्रांति। जैसे कि मकर संक्रांति आपने देखा होगा। मकर संक्रांति का तात्पर्य है कि उस दिन सूर्य मकर राशि में जाते हैं। तो सूर्य संक्रांति का मतलब होता है जाना, संक्रमण करना। तो जिस राशि में जाते हैं वो संक्रांति कहलाती है। सूर्य मकर में जाएंगे तो मकर संक्रांति, सूर्य मेष में जाएंगे तो मेष संक्रांति, सूर्य मीन में जाएंगे, मीन राशि में, तो मीन की संक्रांति। ठीक है, इस प्रकार से संक्रांतियां होती हैं। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कुछ जगहों पर, विशेषकर पंजाब की तरफ, सौर मास का ज़्यादा महत्व है। मैंने बताया था कि 1 माह तक सूर्य एक राशि में विचरण करते हैं। तो वहाँ पर सूर्य मास का या सौर मास का ज़्यादा महत्व है कुछ राज्यों में, कुछ क्षेत्रों में। तो मेष राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है तो सौर वैशाख प्रारंभ होता है। वहाँ के हिसाब से अगर सूर्य मेष राशि में है, अर्थात 1 नंबर की राशि में है, तो वैशाख माह शुरू होता है। सौर वैशाख कहें तो ज़्यादा अच्छा है। इसी प्रकार सूर्य अगर वृष राशि में प्रवेश करता है तो मैंने आपको 12 माह बताए थे, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, इस प्रकार से। तो वैशाख के बाद क्रम से गिनिए आप, वैशाख के बाद ज्येष्ठ, अर्थात वृष राशि में सूर्य जाता है तो ज्येष्ठ माह होता है। मिथुन राशि में सूर्य जाएगा 3 नंबर की राशि, तो आषाढ़ का माह होगा। कर्क राशि में सूर्य जाएगा जो कि 4 नंबर की राशि है, तो श्रावण मास या सावन मास होगा। इस प्रकार से आप देखेंगे जब सूर्य मीन राशि में जाएगा 12 नंबर की राशि में, तो उस समय चैत्र का माह होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति का यदि जन्म आषाढ़ माह में हुआ है तो आप उसको बोल सकते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका में मिथुन राशि जहां है वहां पर सूर्य विराजमान है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति ने बोला कि उसका जन्म ज्येष्ठ माह में हुआ है तो आप बोल सकते हैं कि भाई आपकी जन्म पत्रिका में वृष राशि में सूर्य विराजमान है। तो इस प्रकार से जो सौर माह मैंने बता रहा हूं यहाँ पे, वो
ज्येष्ठ, क्षमा करें, जो सौर माह है वह वैशाख से शुरू होता है, जब मेष राशि में सूर्य जाता है। वैशाख प्रारंभ होता है सूर्य का मेष राशि में विचरण करने से। वैसे जो 12 महीने मैंने आपको बताए थे, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादव, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन, ये जो 12 माह हैं, इनकी शुरुआत चैत्र से होती है। चैत्र प्रथमा यहाँ से संवत्सर का प्रारंभ होता है। मेरा कहने का मतलब यही है कि संवत्सर का प्रारंभ कब से होता है। संवत्सर हर वर्ष बदलता है, अर्थात हिंदू नया वर्ष हर वर्ष शुरू होता है। तो जो संवत्सर है, मतलब नया वर्ष है, वो चैत्र प्रथमा से शुरू होता है। शुक्ल पक्ष की चैत्र प्रथमा, शुक्ल पक्ष की, हर वर्ष शुक्ल पक्ष की चैत्र प्रथमा से संवत्सर प्रारंभ होता है, विक्रम संवत्सर प्रारंभ होता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि किसी भी व्यक्ति के जन्म माह को देखा जाए कि किस माह में उसका जन्म हुआ है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, तो उसके हिसाब से आप उसको बता सकते हैं कि सूर्य उसकी जन्म पत्रिका में किस राशि में विराजमान होंगे। तो इस प्रकार से बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज मैंने यहाँ पर काल निर्णय या फिर कहें काल परिचय देने का पूरा प्रयत्न किया है। आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा, और यह तभी समझ में आया होगा जब बिना स्किप किए आपने पूरा वीडियो देखा होगा। ऐसे बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देना चाहूँगा और कहना चाहूँगा, जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज को हमारे वेबसाइट पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो लोग मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, वे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। रत्न रुद्राक्ष के लिए भी हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।